वेलकम बैक टू द वैभव क्लासेस। गणित क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आज 21 फरवरी को हुआ है, जिसका पेपर कोड 822 EB है, इसके दूसरे पार्ट की वीडियो में मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पहले पार्ट के वीडियो में मैंने इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर बता दिए हैं। सीधे चलते हैं पार्ट बी पे, यानी खंड बा पे चलते हैं और इसके वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं इसके सॉल्यूशन को हम बताएंगे। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसके विपरीत हम मान लेंगे। अब परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने बराबर करके P/Q के रूप में लिखा, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। √3 इज इक्वल टू P/Q माइनस 5, 5 का पक्षांतर मैंने किया तो यार। अब इसको सरल किया तो 5P - 5Q/Q हो गया। चूंकि P, 5Q और Q सब पूर्णांक हैं, तो ये भी एक P - 5Q/Q एक पूर्णांक हो जाएगा, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके बराबर हो नहीं सकता, अर्थात ये चीज़ हमारी गलत है, कल्पना। तो इसलिए √3 इज नॉट इक्वल टू P - 5Q/Q, ये हमारी कल्पना गलत है, जो हमने मानी थी कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इस पे पहुँचते हैं, तो हमारी कल्पना गलत है। तो हमारी कल्पना गलत है, तो दो प्रकार की संख्याओं में अगर अपरिमेय नहीं है, अगर परिमेय नहीं है जो हमने मानी थी, तो दूसरे प्रकार परिमेय को छोड़ करके अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 5 + √3 परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर है क्या ये? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो गया बात। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि cos A बराबर √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका। cos A बराबर √3/2, cos A बराबर cos 30 डिग्री। चूंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 की जगह पर cos 30 लिख सकते हैं। एंगल को कंपेयर करेंगे तो A बराबर 30 डिग्री आ रहा है। sin 2A बराबर A की जगह पर 30 डिग्री रखा, तो sin 2 × 30 sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बेलन का जो आयतन है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। बेलन के आधार की त्रिज्या हम मान लेंगे r और ऊंचाई को मान लेंगे h है। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πrh। सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, अर्थात बेलन का आयतन गुणे 2 बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ गुणे आधार की त्रिज्या। तो बेलन का आधार गुणे 2 यानी πr²h × 2, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh और आधार की त्रिज्या r यानी 2πr²h, 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 यही प्रूव करना था, ये हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। ये एक सारणी दी गई है और इस सारणी के बेस पर हमें माध्यिका को निकालना है। इस सारणी को हम ऐसे बनाएंगे, इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। सारणी को मैंने इस तरह से बना के इसकी संचयी बारंबारता को निकाल लिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 2, 8, 30, 15, 5 की संचयी बारंबारता 2, 8, 2, 10, 30 से 40, 15, 55 और 5, 60, ये हो गया। n बराबर यहाँ पर है, जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो n/2 हो जाएगा 30। अर्थात माध्यक वर्ग हमें वो होगा जिसकी संचयी बारंबारता या तो 30 हो या 30 से ज़्यादा हो। तो इस वर्ग की संचयी बारंबारता 30 से ज़्यादा है, अर्थात ये माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। यहाँ पर लोअर लिमिट अर्थात यल हो जाएगा 20, और इसकी हाइट बीच में जो इसमें कितना गैपिंग है, तो हो जाएगा 10। 20 और 30 के बीच में 10 की गैपिंग है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता को हम कहते हैं यफ। माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गई 30, अर्थात एफ हो गया। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता को हम कहते हैं सी एफ, तो हमारा सी एफ मिल गया 10। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम सी एफ बोलते हैं, तो सी एफ हमारा मिल गया 10, अर्थात सी एफ बराबर हो गया 10। अब फार्मूला होता है माध्यिका का यल + n/2 - सी एफ × h/f। हम इस फार्मूले पे वैल्यू रखेंगे। यल 20 + n/2 30 माइनस सी एफ 10 × h × 10 हो गया, और अपान एफ 30 हो गया। इसको सरल किया, 20 + 20, 30 में से 10 निकलेगा 20 बचेगा, 10/30 हो जाएगा, 10 × 30, 20 + 20/3। इसको सरल करेंगे, 20 + 6.666 आता रहेगा, तो इसको हम 26.666 या फिर 26 इसको एक अंक बढ़ा करके 26.67 हम लिख सकते हैं। फिर यही आंसर हम रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसका फार्मूला होता है विभाजन बिंदु के निर्देशांक का m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2। इस फार्मूले पर हम रखेंगे तो m1 m2 m1 है 2 और m2 है 3 x1 y1 x2 y2 -1 7 4 -3। इस फार्मूले पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा सरल होकर के 4 दूनी 8 और 3 एक कम 3 8 में से 3 निकलेगा 5 और 2 3 6 -6 और 7 3 21 21 में से 6 निकलेगा 15 बचेगा 5/5 यानी 1 हो गया 15/5 यानी 3 हो गया। हमारा विभाजन बिंदु के निर्देशांक आ गया 1 3। ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले से आ गया। इसका आंसर हो जाएगा के किस मान के लिए के -1 2 1 और 4 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो जब बिंदु एक ही रेखा पर अर्थात संरेख होते हैं तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो एरिया होता है वो शून्य होता है अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम के -1 2 1 4 5 संरेख है बिंदु तीनों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति में 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 और इस चूंकि संरेख है तो बराबर 0 हो जाएगा। हम वैल्यू रखेंगे इस पे और इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, सरल करने पर आएगा के बराबर -1। इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको ठीक से देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पहले का सभी खंड का खा गा घा अंगा और च हो गया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y2 और 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। अर्थात ग्राफ में हमें बना के दिखाना है कि इसके अनेक हल हैं अर्थात अनंत हल हैं। ग्राफ के माध्यम से भी इसको दिखा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ग्राफ उपलब्ध नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों समीकरणों के लिए दो अलग अलग सारणी बनानी होगी, टेबल। इसके लिए एक सारणी बना दिया हमने 3x - y = 2 के लिए, उसके लिए बना दिया है। x की जो वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह से हम देखेंगे जब हम इसका ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो जो अनेक हल के लिए क्या होगा कि दोनों रेखाएं संपाती होंगी अर्थात एक के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी। तो ग्राफ पेपर में इस तरह की जब रेखा बनेगी तो इसे प्रूव करता है कि रेखाएं संपाती, इस बात का द्योतक है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगला प्रश्न 2 अंकों की बनी संख्या, एक 2 अंकों की संख्या है और उससे बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करनी है हमें। हम मान लेंगे संख्या के दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो संख्या हो जाएगा x दहाई y इकाई, x × 10 और इकाई यानी 10x + y। अब दोनों अंकों का योग 9 है यानी x और y के जो दहाई और इकाई के अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। 9 हो गया। दूसरी शर्त है कि अगर संख्या के अंकों को हम पलट देते हैं अर्थात उल्टा कर देते हैं तो 10y + x और 10x + y कर देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त होती है पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा हो जाती है अर्थात 10x + y से 27 ज़्यादा। अभी दूसरा समीकरण इसको हम सरल करने पर ये बना लेंगे 9y - 9x बनेगा सरल करने पर, और 9 से डिवाइड कर देंगे 9 9 9 3 = 27 y - x = 3। हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ लेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 12, y बराबर 6 आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 3 अर्थात 3 दहाई और 6 इकाई। x को माना है 3 दहाई, x को माना है दहाई और y को इकाई, तो 3 दहाई 6 इकाई 36 अर्थात संख्या हो जाएगी 36। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 AB 5 कोण ABC 45 डिग्री हो और एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 गुनी हो और रचना के पदों को भी संक्षेप में हमें लिखना था। फिलहाल इसके लिए लंगड़ा प्रकार और पटरी पेंसिल की आवश्यकता है। मैं इसको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना था, एक BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी थी और इसी पर एक 45 डिग्री का कोण बना देना था। 45 डिग्री के कोण बनाने पर वाली जो किरण जाती इसी में आपको 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेना था। फिर इसको यहाँ से सी से मिला देना था तो त्रिभुज ABC की रचना हो जाती। फिर एक बी से न्यून कोण बनाती किरण आपको खींचनी थी इस तरह से और इसमें 4/3 में
4 बड़ा है तो इसमें 4 क्रमागत चाप B1, B2, B3 और B4 आपको लगाने देने थे और आपको B4 को C से मिला देना था। फिर यहाँ पे एक एंगल बनता, उतने डिग्री का एंगल लगभग वो सेम एंगल अर्थात B3 से बना देना था, मतलब कि B3 C से एक समांतर रेखा V4 C के समांतर रेखा B3 से खींच देनी थी, जो BC को यहाँ पर C डैश पर काटती, फिर C डैश से AC के समांतर एक रेखा खींचनी थी जो जाती हुई इसको AC को A डैश पर काटती। इस प्रकार त्रिभुज A डैश BC डैश की रचना हो जाती। इस तरह से अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में BD परपेंडिकुलर AC और CE परपेंडिकुलर AB है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज AEC समरूप त्रिभुज ADB। तो इसके लिए बड़ा आसान सवाल है, 4 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर का होना चाहिए था सवाल। इसके लिए आइए देखते हैं जो दिया गया है सवाल में। इसके लिए हमें सब कुछ दिया गया है। इसमें त्रिभुज AEC हम ले लेंगे, AEC जो हमें ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल, और त्रिभुज ADB ये दोनों त्रिभुज हमें सिमिलर दिखाने हैं अर्थात समरूप दिखाने हैं। तो इसमें बहुत आसान है, AEC और ADB ये दोनों बराबर 90 डिग्री हो, आपके प्रश्न में ही दिया गया है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। तो AEC बराबर ADB अर्थात ये 90 डिग्री हो गया। और एंगल CAE चित्र पे देखते हैं, CAE ये वाला एंगल और एंगल DAB ये वाला एंगल ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ये हमने लिख दिया CAE बराबर DAB कॉमन। तो किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर कोई दो कोण बराबर हैं, किन्हीं दो त्रिभुजों में अगर कोई दो कोण बराबर मिल गए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं अर्थात सिमिलर होते हैं। ये एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन कहता है। प्रूव्ड हो गया है। 4 नंबर का सवाल था, बहुत छोटा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक सारणी दी गई है और इससे समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो बारंबारता सारणी आपके सामने है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और जिसमें हम मध्यमान निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है और इसका मध्यमान हम निकालेंगे। 0 से 10 के बीच 5, 10 से 20 में 15, 20 से 30 में 25, 30 से 40 में 35, 40 से 50 में 45 और इसकी बारंबारता देखिए। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, बारंबारता और मध्यमान का गुणा करके यहाँ लिखते चले जाएंगे। 50 में 25, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने इसको लिखा है। फिर इसको हम ऐड कर लेते हैं, सिग्मा FX इसको कहते हैं और इसको सिग्मा F कहते हैं। बारंबारताओं का योग है और ये F और X के गुणनफल का योग है। समांतर माध्य का सीधा फार्मूला है सिग्मा FX अपान सिग्मा F, ये प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है। फिर सिग्मा FX आया 1540 और सिग्मा F आया 60। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.6666 अर्थात इसको 2 अंकों तक शुद्ध रूप से लिखेंगे तो 25.67 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो बहुलक के लिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहले हम सारणी देखेंगे, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, उसकी बारंबारता 7 8 2 2 1। इस तरह से सारणी हमने बनाई हुई है। आइए देखते हैं सारणी को। 1 से 3 की संचयी बारंबारता 7 है, इसकी संचयी बारंबारता सेम हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। 3 से 5 के बीच की बारंबारता 8 है तो इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी 8 और 7 15। ऐसे ऐसे संचयी बारंबारता सारणी हम बना लेंगे और इस टोटल जोड़ने पर आ रहा है 20 अर्थात n की वैल्यू आ गई 20 जोड़ने पर। अब बहुलक वर्ग हम पता करेंगे। बहुलक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा वो बहुलक वर्ग होगा। इसकी बारंबारता 8 है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या 8 है तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा 3 से 5। फिर इसकी लोअर लिमिट L को L कहते हैं, इसके बीच में गैपिंग होती है उसको H कहते हैं। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है तो उसको कहेंगे H। अब F0 बराबर हो जाएगा, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को बोलते हैं F0। बहुलक वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं F। ये है F0, ये है F और ये है F2। ये है F0, ये है F1 और ये है F2। F0 F1 F2 इस तरह से वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बहुलक के लिए फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारा ये मान प्राप्त होगा। इसको सरल करने पर 17/3 और इसको सरल करेंगे तो 5.67। अगर आप इस वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
पेपर का। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। एक समीकरण युग्म दिया गया है, पहला ये और दूसरा ये, इसको रैखिक समीकरण में चेंज करके और हमें सरल करना था। कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं इसको। हम क्या करेंगे इसके लिए, 1/x को हम मान लेंगे a और 1/y को हम मान लेंगे b, अर्थात 1/x के जगह पर हम लिख देंगे और 1/y की जगह पर लिख देंगे भी, तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2, और दूसरा समीकरण 1/3a 1/2b बराबर 13/16। इन दोनों समीकरणों को हम सरल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें a की वैल्यू प्राप्त होती है 21/4। इसी को 1/x, चूँकि a बराबर 1/x है तो x बराबर हो जाएगा 1/x बराबर 21/4, तो x बराबर 4/21, अर्थात x की वैल्यू हो जाएगी 4/21। अब a की वैल्यू को हम फिर से समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो b की वैल्यू मिलती है -15/8। तो इस तरह से b की वैल्यू -15/8 है तो 1/y बराबर b है, तो y की वैल्यू हो जाएगी -8/15। तो x और y की वैल्यू 4/21 और -8/15 हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखना चाहते हो तो आप वीडियो को, इस प्रश्न को अगर ठीक से समझना चाहते हैं वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इसका अथवा सेक्शन था, इसको भी मैं बता देता हूँ। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे सरल करेंगे। हम मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग की भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। तो और दूसरी शर्त है उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है। तो परिमाप भुजा गुणे 4 अंतर, अब इसको 4 से डिवाइड करने पर x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 2 आ गया। इसको हम समीकरण 1 से ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। इसका फार्मूला होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a - b का होल स्क्वायर प्लस 2xy। इसमें सरल करेंगे, इसको रखेंगे, x - y की वैल्यू में पता है 3 है, यहाँ पर हमने रख दिया 3 स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 117, 9 प्लस 2xy बराबर 117, 2xy बराबर 117 माइनस 9, 2xy बराबर 108, xy बराबर 108 बटा 2 xy बराबर हो जाएगा हमारा 54 यानी 54। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसमें हम वैल्यू रखेंगे x - y की और xy की, तो हमें x प्लस y की वैल्यू मिल जाएगी आकर के यहाँ सरल करने पर 15। इसको आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 15। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को जब सरल करते हैं, 2 और 3 को सरल करते हैं, जोड़ते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 9, x की वैल्यू आ जाती है 9 और x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 6। तो पहले वर्ग की भुजा 9 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 6 मीटर, अर्थात वर्गों की भुजाएं 9 मीटर और 6 मीटर। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। इस पूरे प्रश्न पत्र को मैंने सॉल्व कर दिया है। हाँ, वीडियो में मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन बताया, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ठीक से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है और आगे के पेपर के रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।